वक्त ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ग़ुलामों की अपनी कोई आज़ादी या इज़्ज़त नहीं होती। मुस्लिम दुनिया जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर वो अपनी आंखें बंद रखेगी, हकीकत को नहीं मानेगी कि वो कमज़ोर हैं और इनको मिलकर इकट्ठा होना होगा, तो तब तक इसका अंजाम ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब गल्फ़ कंट्रीज़ का दौरा किया था तो इसी दौरान कतर के अमीर ने इनको अब तक का सबसे महंगा तोहफ़ा दिया था, एक लग्जरी बोइंग जहाज़ 7478 जिसकी मालियत थी $400 मिलियन, ताकि इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो सके और कतर पर जब भी मुश्किल वक्त आए तो ये इनकी साइड लें। लेकिन जवाब में ट्रंप साहब ने ये दोस्ती ऐसी निभाई है कि तारीख के अंदर पहली बार दोहा यानी कतर के कैपिटल के अंदर, जहां पर हमास के लीडर जमा होकर इसराइल की तरफ से दी जाने वाली सीज फायर की शर्तों पर अभी नजर सानी कर रहे थे, मशवरे चल रहे थे, कि इसी दौरान ट्रंप की रजामंदी से सिर्फ इसराइल ने अपने F-35 जेट्स की मदद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके उसी बिल्डिंग को निशाना बनाया जहाँ पर ये सब लोग मौजूद थे। अब इस अचानक और अनएक्सपेक्टेड हमले के बाद कतर के मुताबिक इसकी तमाम लीडरशिप यानी हमास की लीडरशिप भी महफूज है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर इसराइल की माने तो उसके मुताबिक तमाम हमास लीडर जो कि यहाँ पर मौजूद थे, इस बिल्डिंग के अंदर थे, इन सबको ख़त्म कर दिया गया है। देखें, अब दोनों तरफ से कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया, लिहाजा हम कन्फर्म कुछ नहीं कह सकते कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। पर कतर पर इस अचानक हमले के बाद वो शौक है, इसको यकीन नहीं आ रहा कि वो अमेरिका जिसको राज़ी करने के लिए इसने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम इसी से खरीदे, इसी की शर्तों पर हमेशा इसका साथ दिया, वो अमेरिका इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है और मुस्तकबिल के अंदर वो कभी भी इस पर एतमाद नहीं करेगा। दोहा में टोटल 12 इलाकों को टारगेट किया गया और इस हमले के बाद ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की जिसके अंदर लिखा कि यह हमला हमास के पास मौजूद इसराइली कैदियों को छुड़वाने के लिए प्रेशराइज करने के लिए किया गया और मैंने पहले भी वार्न किया था कि यह इनके पास आखिरी मौका है। पर इस बयान के बाद हमास की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। पर कतर ने इसका बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि मुनासिब मौका मिलते ही वो इसका जवाब देने का हक भी रखता है। पर दोस्तों, हकीकत यह है कि हम सभी लोग जानते हैं कि कतर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कतर ईरान नहीं है। पर मसला यह है कि अब कतर भी इन मुल्कों की लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है जिन पर इसराइल हमला कर चुका है, यानी सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, यमन, और अब कतर की बारी है। इमेजिन करें कि इस बंदे ने सफारती तौर पर सिर्फ इसराइल की खातिर अपने मुल्क को तबाह करने की कसम खा रखी है। इसी बंदे की बेवकूफ़ी की वजह से पिछले कुछ टाइम के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ब्लॉक मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अनकरीब आप देखेंगे कि अब कतर भी इसी ब्लॉक के अंदर शामिल होने वाला है। और अगर कतर ऐसा नहीं करता तो इसके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इनके आगे झुक जाए, जैसा कि उर्दन झुका हुआ है। अब ये कतर के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर अभी से डिसाइड करना होगा। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के लिए, कि अभी भी वक्त है कि यह मुस्लिम दुनिया अपनी आंखें खोले और समझ जाए कि इस रियासत का मकसद सिर्फ अमन कायम करना नहीं, बल्कि जिसको वो अमन कहता है उसका मतलब दरअसल होता है कि पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना, जिसको वो ग्रेटर इसराइल कहकर पूरी दुनिया को बता भी चुका है। और अगर मुसलमानों को इनका रास्ता रोकना है तो इकट्ठे होने के अलावा कोई चारा नहीं। अब इस हमले के बाद आप देखेंगे कि एक तरफ तो गज़ा के अंदर जो जंग बंदी का अमन का मुआहदा होने वाला था वो ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा इसराइल को मज़ीद हमला करने की मज़ीद छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो कतर ही था जो कि इस अमन मुआहदे के अंदर हमास और इसराइल के दरमियान सालसी का काम कर रहा था। और दूसरा, कतर की रेपुटेशन पूरी दुनिया के अंदर एक अनसेफ कंट्री के तौर पर सामने आएगी, वो कंट्री जहाँ पर फ़ॉरेन टूरिस्ट जाना पसंद करते थे और इसको अपना फेवरेट कंट्री माना करते थे। ये एक इंटरनेशनल सिटी है जो कि बड़े बड़े फीफा जैसे इवेंट भी होस्ट कर चुका है और इसका एयरलाइन तो दुनिया का सेफेस्ट तरीन एयरलाइन है। लोग इस मुल्क की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन बहुत जल्द ये परसेप्शन बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले और घूमने आने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। काश ईरान इसराइल जंग के दौरान कतर ने ईरान का साथ दिया होता तो आज ये हाल ना होता, क्योंकि अब कतर इसराइल के लिए दोबारा कभी भी ईजी टारगेट हो सकता है। और इस सब का कसूरवार या तो ये अमेरिका है जिसने इसराइल को खुली छूट दे रखी है, उसको असला और माली और सफारती हर तरह की मदद दे रहा है, दूसरा है खुद इसराइल और तीसरा है मुस्लिम उम्मत की खामोशी। अब यहाँ पर मैं कतर को इस मामले के अंदर इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इतनी मिलिट्री पावर ही नहीं है कि वो डायरेक्ट गजा के लिए कुछ कर सके। हाँ, सफारती तौर पर इसने जंग बंदी की पहले भी बहुत कोशिश की है और अब भी कर रहा है। इसने ट्रंप इंतजामिया को भी दोस्त बनकर राजी करने की कोशिश की, लेकिन ये इनकी गलतफहमी अब दूर हो चुकी है। अब इस हमले ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कतर को पहले इस हमले की इतला दे दी गई थी, और अगर अमेरिका सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि कतर ने खुद ही ये सब कुछ होने दिया, क्योंकि इनके पास दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि हमले के दौरान एक्टिव नहीं हुआ। और दूसरा ये कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के ये तमाम लोग एक जगह पर किस वक्त और कहाँ पर मौजूद हैं, ये इसराइल तक कैसे पहुँची। तो क्या इसका मतलब कि कतर के अंदर भी गद्दार मौजूद हैं, जैसे ईरान पर हमले के दौरान वहाँ पर भी मौजूद थे।
देखिए, मेरे ख्याल में इस तमाम मामले के अंदर असल कसूरवार अमेरिका और सबसे बढ़कर खुद इसराइल है, क्योंकि कतर की गलती इतनी है कि वो अंधे एतमाद के अंदर धोखा खा गया और इसको लगता था कि इसका दुश्मन ज़र्फ वाला है और वो इस तरह से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, पर यहाँ पर कतर गलत था। कतर की आबादी 3 मिलियन भी नहीं है, जिसके अंदर 85% गैर मुल्की हैं, ज़्यादातर लेबर वर्कर्स हैं। कतर के पास अपनी एडवांस एयरफोर्स मौजूद है और इसके अलावा दोहा के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल अदीद मौजूद है, जहाँ पर हज़ारों अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। पर मसला ये है कि जब अमेरिका किसी मुल्क के पीछे खड़ा हो जाता है तो कोई दुनिया का मुल्क आज इतना एडवांस नहीं है जो कि डायरेक्ट अमेरिका को धमकी दे सके। और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के कंट्रोल के अंदर है और तब तक एक्टिव नहीं हो सकते जब तक कि अमेरिका इजाज़त ना दे दे। यही वजह है कि इस हमले के दौरान कोई मज़ामत नहीं हुई। आप सबको याद होगा कि जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइल तक पहुंचने से पहले इसको कतर के एयर स्पेस के अंदर ही तबाह कर दिया था। अब मुख्तसर ये कि इस हमले के बाद कतर सिर्फ अपने सफारती ताल्लुकात अमेरिका और इसराइल से ख़राब कर सकता है, लेकिन कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अमेरिका और इसराइल को चैलेंज करेगा तो खुद कतर की सालमियत भी ख़तरे में पड़ सकती है। अब इसके बाद होगा ये कि कतर का वो इमेज जो कि एक सालसी के किरदार का था वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और इसके असरात कतर कई सालों तक अपने मुल्क के साथ जुड़ा हुआ देखेगा। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि या तो आपको हक का साथ देना चाहिए या फिर बातिल का, बीच का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। और खामोशी का मतलब अक्सर लोग कमज़ोरी समझते हैं और कतर ने भी यही गलती की। कतर ने मुस्लिम दुनिया के साथ कोई गद्दारी नहीं की, वो तो गज़ा के अंदर सीज़ फायर की कोशिश कर रहा था और इसीलिए हमास लीडरशिप को भी अपने पास बुलाया था, लेकिन इसके साथ धोखा हुआ है और इसी वजह से हमास की क़यादत अक्सर दोहा के अंदर आती रहती है। लेकिन इस हमले का मकसद ये था कि कतर को सबक सिखाया जाए ताकि आइंदा वो गज़ा के मज़ीद करीब ना हो सके, ईरान का साथी ना बन सके और इसके अलावा इसराइल के किसी भी तरह से खिलाफ ना जा सके। और दूसरा इनका मकसद ट्रंप का ये बयान जाहिर करता है कि सियासी प्रेशर डालने के लिए ऐसा किया गया कि कतर सालसी के तौर पर बीच से निकल जाए और ये दोनों मुल्क बिना किसी रोक टोक के गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकें। अब फिलहाल की अपडेट ये है कि कतर इसको इंटरनेशनल लेवल पर उठाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि वो इसका बदला लेगा, लेकिन कैसे और कब ये तो कतर पर डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास दो ही ऑप्शन है कि या तो चाइना ब्लॉक को ज्वाइन कर ले या फिर इनके आगे सरेंडर कर दे। लेकिन एक बात तो है कि कतर को इसके अंदर इल्ज़ाम देना मुकम्मल इंसाफ नहीं है, क्योंकि वो फौजी ताकत के अंदर बहुत कमज़ोर है। पर इस हमले के अंदर हम सब के लिए एक सबक है कि अगर आप हक के साथ खड़े नहीं होते तो ताकतवर आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके एक दिन अकेला छोड़ देता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। Thanks for watching this video. Allah Hafiz. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. What surprises us is that such systematic behavior comes from someone, Netanyahu, who claims to be seeking stability in the region, when in fact he only brings instability and narcissistic delusions that serve his own interests.